गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में मत्स्य अभिगमन या फिश माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन कैसे हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम एक अलग तरीके से माइग्रेशन को जो है क्लासीफाई या उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमने उनके हैबिटेट चेंज के आधार पे कि किस आधार पे उनका आवास बदल रहा है, उस आधार पे हमने फिश माइग्रेशन को बांटा हुआ है। 3 प्रकार का मोटे तौर पे इस बेसिस पे माइग्रेशन होता है। पोटामोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस और डायड्रोमस। पोटामोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस और डायड्रोमस, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं स्वच्छ जलगामी। पोटामोड्रोमस स्वच्छ जलगामी, ओशियानोड्रोमस समुद्रगामी और डायड्रोमस समुद्रपागामी माइग्रेशन जो है ये कहलाता है। इसमें जो ये डायड्रोमस माइग्रेशन है ये 2 प्रकार का होता है और ये कैटेड्रोमस और एनाड्रोमस 2 में बांटा हुआ है। अगर फ्रेश वाटर से सी वाटर में आए तो कैटेड्रोमस कहलाता है और सी वाटर से फ्रेश वाटर में फिश जाए तो उसे हम एनाड्रोमस कहते हैं। खैर हम अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की माइग्रेशन टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे पोटामोड्रोमस माइग्रेशन की। जब फिशेस का माइग्रेशन एक फ्रेश वाटर हैबिटेट में ही दूसरे स्थान पर हो, मतलब हैबिटेट बदला नहीं है, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर ही हैबिटेट है। फूड की तलाश में या स्पॉनिंग की तलाश में अगर वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए तो उस स्थिति में हम इसको कहते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ये अंडे ऐसे प्लेसेस पे देना पसंद करती है जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा हो और जहाँ पे फूड का अबंडेंस हो, ताकि जब जुवेनाइल इनमें से बच्चे निकलें तो एग्स में से तो उनको यहाँ पे फूड की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो कहलाता है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। कॉमन एशियन कार्प्स जो हैं उनमें ये इस प्रकार का माइग्रेशन पोटामोड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये पोटामोड्रोमस लाइफ साइकिल को अगर हम देखना चाहें तो ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम चली जाती है एंड देन वापस अप स्ट्रीम चली जाती है। इस प्रकार से ये इस पूरे एरिया में उसी जगह स्वच्छ जल में ही उसी जगह अपने लिए स्थान जो है वो बदलती रहती है, तो पोटामोड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। अगला जो माइग्रेशन है वो है ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन और जैसा नाम से पता लग रहा है ये सी वाटर से सी वाटर में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होता है। समुद्र में ही एक जगह से दूसरी जगह पे मछलियाँ माइग्रेट करती है। लगभग 12,000 मेराइन स्पीसीज़ है जो रेगुलरली माइग्रेट करती है विद इन द सी। इनमें हैरिंग्स है, सार्डियंस हैं, मैकरल्स, ईल्स हैं, कॉड्स हैं, रोचेस हैं और ट्यूनाज हैं। ये मेनली ये फिशेज़ हैं। आप यहाँ देखिए सिल्वर ईल है जैसे ये, और इसमें अंडे जो हैं अलग स्थान पे दिए जा रहे हैं और फिर ये जो है ओशियनोवार्ड हो जाती है। थोड़ी सी माइग्रेशन ओशियनवार्ड माइग्रेशन दिखाती है, स्पॉनिंग के लिए अंदर की तरफ आ जाती है। फिर थोड़ी सी कोस्ट वार्ड माइग्रेशन दिखाती है, मतलब बाहर की तरफ जब इनमें से बच्चे निकलते हैं तो वो बाहर की तरफ जाते हैं, कोस्ट की तरफ जाते हैं, कोस्टल एरिया की तरफ जाते हैं। इस प्रकार समुद्री जल में ही ये अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ जो माइग्रेशन दिखाती है ये कहलाता है ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। देन नेक्स्ट जो है वो है डायड्रोमस माइग्रेशन। इसमें हैबिटेट चेंज हो रहा है जब फिशेस माइग्रेट करें फ्रेश वाटर से सी वाटर के लिए या सी वाटर से फ्रेश वाटर के लिए, तो उस स्थिति में ये माइग्रेशन कहलाता है डायड्रोमस माइग्रेशन। इसमें लगभग 120 फिश स्पीसीज इन्वॉल्व हैं जो कि ये ऑस्मोटिक वेरियर्स और जो है माइग्रेशन के जो और हैबिटेट चेंज की जो और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको क्रॉस करने में सक्षम है। आप जानते हैं कि समुद्री वाटर खारा पानी होता है, अधिक लवणयुक्त जल होता है और साथ में उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उधर ऑस्मोसिस जो है उधर जो कंसनट्रेशन आयनिक कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट है और फ्रेश वाटर में आयनिक कंसनट्रेशन या मिनरल्स का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर में इनमें डिफरेंस आ जाता है। ऑस्मोसिस जो है यहाँ पे होता है, तो इस ऑस्मोटिक बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी इन फिशेज़ में होनी चाहिए। ये उस जगह है और जो नया हैबिटेट में जा रही है वहाँ अपनी लाइफ को मेंटेन करना इनको आना चाहिए, अदरवाइज़ उनकी बॉडी में आयंस की कमी या कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह के जो बचाव जिनमें फिशेस में पाया जाता है वो डायड्रोमस माइग्रेशन दिखाती हैं। ये 2 प्रकार का होता है, कैटेड्रोमस और एनाड्रोमस। ईल में या इनमें जो देखिए आप ये फिशेस दिख रही हैं इनमें ये माइग्रेशन पाया जाता है। कैटेड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाती है, मतलब स्वच्छ जलीय पानी से समुद्री पानी
में ये जाती है और स्पॉनिंग के लिए जनरली ये जाती है। जैसे एंगुला में, ईल में जो है ये इस प्रकार का माइग्रेशन होता है। और बिफोर माइग्रेशन इसमें कई सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, मतलब दे डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट अपने बॉडी में, बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लेती है फैट की फॉर्म में, ताकि ये रिजर्व फूड की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी। जब ये लंबा सफ़र तय करेगी, ये आप देखिए कि फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाएंगी तो एक लंबा सफ़र तय करेंगी, तो उसके लिए रास्ते के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए रिजर्व फूड जो है फैट के रूप में अपनी बॉडी में डिपॉजिट करती है। इनका कलर जो है वो येलो से थोड़ा मेटलिक सिल्वरी ग्रे टाइप हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और फीडिंग इनकी रुक जाती है, फीडिंग स्टॉप हो जाती है। आइज़ बढ़ जाती हैं ताकि विज़न जो है थोड़ा शार्प हो जाए। लंबा जगह जाना है, लंबी सफ़र तय करनी है तो उसके लिए अनुकूलित होना होता है, तो आइज़ जो है बढ़कर शार्प विज़न लेती हैं। और दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स दे आर ऑल्सो बिकम मोर सेंसिटिव, पहले से कंपैरेटिवली रिकवर करने लगते हैं। स्किन जो है इनकी वो रेस्पिरेटरी हो जाती है। गोनेट्स मेच्योर हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके इनको स्पॉनिंग करनी है, तो इनके जो जनन अंग हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। ये रेस्टलेस हो जाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग अर्ज इनमें डेवलप होने लग जाती है माइग्रेशन के लिए, और इसके लिए ये ग्रुप्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार का माइग्रेशन कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन में उल्टा है उधर से, यहाँ सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, जैसे सालमन्स में और ट्राउट्स में पाया जाता है। ये भी अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए फ्रेश वाटर स्पीसीज़ में स्पेशल अडेप्टेशन इनमें भी, ताकि ऑयंस को और एक्सेस वाटर की जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको ये उससे बच सकें और ऑयंस को रिटेन कर सकें, उसके लिए ये इनमें अनुकूलित होती है। एक्टिवली टेक इन ऑयंस अक्रॉस देयर गिल्स एंड स्किन, गिल्स और स्किन से ये लगातार जो है आयंस को अपने अंदर बॉडी में लेती रहती है, और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करती है ग्रेट क्वांटिटी में, हाईली डायल्यूटेड जो है यूरिन के फॉर्म में, मतलब बहुत ही पतला यूरिन जो है ग्रेट क्वांटिटी में इनसे जो है एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, जिससे जो कि एक्सेसिव वाटर जो है वो बॉडी से बाहर चला जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने साथ लेके। तो यहाँ पर आपको एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस दोनों तरह के माइग्रेशन दिखाई दे रहे हैं। रिवर से जो है रिवर में अंडे दिए गए, इंक्यूबेट हुए, देन उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकले, और फिर स्टेरियन हैबिटेट से होते हुए वो ओशियन में आ गए, दैट इज कैटाड्रोमस, एंड देन फिर ओशियन से वो माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग एरिया में, अगेन वहाँ जाते हैं रिवर में, तो ये कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो डायड्रोमस माइग्रेशन की दोनों फॉर्म्स आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रही है। ये एक बार मतलब जो मेन एरिया है, जैसे यहाँ ऊपर जो एरिया दिखाया हुआ है जिसको कि ऑरेंज कलर दिया हुआ है, ओशियनोड्रोमस फिश माइग्रेटिंग एरिया, ये वो वाला आर्कटिक एरिया है, ये ड्रोमस माइग्रेशन दिखाता है। फिर नीचे ये नॉर्थ पैसिफिक में ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये पोटेमोड्रोमस फिश माइग्रेटिंग एरिया है। यहाँ पे जो है सिमिलरली ये इस तरफ पिंक कलर से है ये, और ये इसके नॉर्थ अटलांटिक में भी ये एरिया है, दोनों जगह ये एरिया है, दैट इज़ कैटाड्रोमस फिश माइग्रेटिंग एरिया, और नीचे जो दिखाया हुआ है वो है एनाड्रोमस फिश माइग्रेटिंग एरिया। तो अलग अलग जो है वर्ल्ड में अलग अलग जो ओशियंस में किस प्रकार से ये माइग्रेटिंग एरियाज पाए जाते हैं वो इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। एक और फॉर्म माइग्रेशन की हमारे सामने आती है जो कहलाता है वर्टिकल माइग्रेशन। इसमें फिश जो है अपर सरफेस से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से माइग्रेट करती है, तो इसलिए इसको वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट जो है ये टुवर्ड्स अपर सरफेस चली जाती है, और ड्यूरिंग डे टाइम ये बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ चली जाती है। इसके लिए कई सारे एंडोजीनस और एक्सोजीनस फैक्टर्स काम करते हैं जो कि इस वर्टिकल माइग्रेशन को पॉसिबल, जिसकी वजह से ये वर्टिकल माइग्रेशन हो रहा है। अभी डाइट वर्टिकल माइग्रेशन एक कॉमन बिहेवियर है, मेराइन स्पीसीज सरफेस की तरफ आती है रात में फीडिंग के लिए एंड रिटर्न टू द डेप्थ ड्यूरिंग डे टाइम, और दिन में जो है वापस अपने अंदर की तरफ ये चली जाती है। तो इसमें मैंने जैसे कहा आपको कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस फैक्टर्स काम करते हैं। एंडोजीनस फैक्टर्स जो कि अंदर से ओरिजिनेट हो ऑर्गेनिज्म में अपने अंदर से ही, जैसे सेक्स की अर्ज है, एज है, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये एंडोजीनस फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। एक्सोजीनस फैक्टर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, ऑक्सीजन डिमांड है, टेम्परेचर है, प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें जो है ये एक्सोजीनस फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, और कलेक्टिवली ये सब फैक्टर्स मिलकर वर्टिकल माइग्रेशन का
कारण बनते हैं। तो जैसा अभी हमने बात करी कि डे में ये अंदर की तरफ रहती है, नाइट में ये ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे इस डायग्राम में डे में देन अगेन नीचे चली जाएगी, नाइट में फिर ऊपर आ जाएंगी। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो वर्टिकल माइग्रेशन कहलाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो प्रीडेटर से अवॉइडेंस हो जाती है, क्योंकि रात में जब ये ऊपर आती हैं तो ये इतना मतलब विजिबिलिटी नहीं हो पाती, तो प्रेडेटर्स से बच जाती है, उनको आसानी से इसको देख नहीं पाते डार्क के कारण, और दिन में ये डेप्थ में चली जाती है। सिमिलरली मेटाबॉलिक एडवांटेज हो जाते हैं। फीडिंग जो है सरफेस वाटर में नाइट में जो है ये रहती है, तो और डीप वाटर में दिन में रहती है, तो इसमें इनको ऑल्टरनेटिवली जो है ना मतलब वाटर करंट जो आ रहा है उसके थ्रू जो फीड है वो ऊपर का और अंदर का दोनों प्रकार का फूड इनको अवेलेबल हो पाता है। डिस्पर्सल हो जाता है इनका, ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो जाता है। डीप और शेलो वाटर करंट्स के साथ ये डिस्पर्स भी हो जाती हैं, और जो इनका ट्रांसपोर्ट है वो भी हो जाता है। एक और फ़ायदा ये है कि ये यूवी डैमेजेस से बच जाती है, क्योंकि दिन में ये अंदर चली जाती हैं पानी में डेप्थ में और बाहर नहीं रहती हैं, और रात में ये ऊपर आती हैं तो उस समय यूवी रेज नहीं है, तो जो यूवी डैमेज जो होते हैं उनसे इनका बचाव हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी भी आसानी से इससे मिल जाती है। तो ये वर्टिकल माइग्रेशन के कई सारे सिग्निफिकेंस हैं जो इनको फ़ायदेमंद बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो रह गई है वो है फॉरेज फिश, प्रे फिश जो है छोटी छोटी फिशेज़ हैं विच आर प्रेड अपॉन बाय लार्ज प्रेडेटर्स फॉर फूड। इनको को बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं इनके जो फूड के लिए इन पे डिपेंडेंट है। ये स्कूलिंग मैनर में माइग्रेट करती है, ग्रुप में माइग्रेट करती है, और इनके स्कूल्स जो हैं ये स्पेसिफिक शोज़ बनाते हैं विच आर कंसनट्रेट फ्यूल रिसोर्सेज फॉर द ग्रेट मैराइन प्रेडेटर्स। बहुत सारे मैराइन प्रेडेटर्स के लिए फ्यूल रिसोर्सेज का भी ये काम मतलब उनके लिए ये उपयोगी हो जाती है कॉन्सेंट्रेट होकर। तो कुल मिला के माइग्रेशन का जो सिग्निफिकेंस हमारे सामने आया वो है बेटर ग्रोथ रेट आए, रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़े, जो अपने फूड की प्रॉब्लम है उससे ही बचें, और टेम्परेचर की प्रॉब्लम से बचें, टेम्पोरल और स्पेशल एग्रीगेशन ऑफ फिशेस का, और स्पॉनिंग तो है ही कि ये अंडे देने के लिए जाते हैं, और फीडिंग, ये मेन दो चीज़ तो है ही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिश माइग्रेशन का सिग्निफिकेंस हम मान सकते हैं। हम इसको क्यों समझें, क्यों पढ़ें, क्यों इसके बारे में बात करें? क्योंकि माइग्रेशन से फ़िश जो है मोर वनरेबल हो जाती है, एक्सप्लोइटेशन के लिए फ़िशिंग ज़्यादा मिल जाती है, तो इसलिए कमर्शियल फिशरीज़ में इसका सिग्निफिकेंस है। फिशरीज ट्रेडिशनली एक्सप्लोइटेड दिस माइग्रेटरी एंड एग्रीगेटिंग बिहेवियर इन सालमन एंड कोर्ट्स में, इसमें बिहेवियर के कारण ही हम इनको माइग्रेशन बिहेवियर के कारण ही बहुत ही इनकी जो कई फिशरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन पे डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए इसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिश माइग्रेशन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।